गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, कल हमने मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियां पढ़ ली हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 पर्वत श्रेणी है, लेकिन तीसरी पर्वत श्रेणी का भी हिस्सा कुछ मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। उम्मीद है आपको सब समझ में आई हो। चलिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश में वन। वन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये मान के चलिए आपकी परीक्षा में, इस बार की परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा। तो मध्य प्रदेश में वन, मध्य प्रदेश में वन। तो वन में सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो वन है वो किस प्रकार के हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन। एक शब्द और जोड़ देंगे इसमें, मानसूनी, क्योंकि मानसून पे डिपेंड होता है। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न मध्य प्रदेश में कई बार आया है, मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स में। और ये मान के चलिए जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं जो व्यापम कंडक्ट कराता है, उसमें भी ये प्रश्न कई बार आया है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में जो वन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखें, और ये केंद्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है इसको। तो इसके तहत देखें तो मध्य प्रदेश में कुल वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 77492 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 77492 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है कुल वनों का। जो पूरे मध्य प्रदेश की भूमि का कितना है, 25.14%। ठीक है। तो 25.14% क्या है, 77492 स्क्वायर किलोमीटर वन जो है वो परसेंटेज वाइज इतना है। ठीक है। इस आधार पे, अर्थात ये जो है परसेंटेज वेज नहीं, हम क्षेत्रफल के आधार पे देखते हैं। तो संपूर्ण भारत का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वनों का क्षेत्रफल वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को एक अन्य नाम वन प्रदेश के रूप में भी जानते हैं, फॉरेस्ट स्टेट के रूप में भी इसको जानते हैं। क्लियर है। तो 2 प्रश्न यहां से आने की पूर्ण संभावना है। एक तो कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, दूसरा 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है और साथ ही इनका परसेंटेज कितना है। तो ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। और इसी के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में सघन, अतिसघन और मध्यम खुले वन जिस तरीके से है वो कितनी संख्या में है, कितने क्षेत्रफल में है। तो हम देखते हैं कि अति सघन वन जो है वो 6251 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, यानी इनकी संख्या कम है। और अति सघन वन सामान्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। फिर हम देखेंगे मध्यम सघन वन, तो मध्यम सघन वन देखेंगे तो 30,195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैले हुए हैं। फिर हम देखेंगे खुले वन, तो खुले वन 28,326 वर्ग किलोमीटर पे ये फैले हुए हैं। ठीक है। फिर ये साइड में बॉक्स है, तो बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि जैसे मतलब वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण। तो हम देखेंगे एक साल प्रजाति के वन है मध्य प्रदेश में, सागौन प्रजाति के वन है मध्य प्रदेश में, और मिश्रित प्रजाति के वन है। तो ये प्रजाति के वनों को किस आधार पर बांटा जाता है, तो वो आधार यहाँ पे बताया गया है कि जो 20% अगर मान लो कि कोई वन क्षेत्र है और कोई प्रजाति इसमें 20% या इससे अधिक है, 20% या इससे अधिक है। जैसे यहाँ पे सागौन के वृक्ष जो है वो टोटल जितने वृक्ष हैं उनमें 20% या उससे ज्यादा है, तो उस वन क्षेत्र को उस प्रजाति का नाम दे देते हैं। जैसे साल प्रजाति के वन, सागौन प्रजाति के वन, और कोई भी वृक्ष जो है, पौधे जो है, प्रजाति जो है 20% से कम है तो उसको वहां पे मिश्रित बोल देते हैं, यानी कोई भी 20% से अधिक नहीं है, इसीलिए उसका नामकरण नहीं हुआ है। ठीक है। ये आगे मिलेगा हमको, तो इसका यहाँ पे बताया गया है। अब देख लेते हैं कि जो 2021 की जो रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट, उसके अनुसार हम देखते हैं कि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में वो कहाँ हुई है, भिंड में हुई है ना। और एक अच्छी बात है
फिर देखते हैं कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो कमी आई है वो कहाँ आई है, बड़वानी में। तो बड़वानी में वन कट रहे हैं और जबकि भिंड जिले में क्या है, वन लग रहे हैं। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला तो हम देखेंगे बालाघाट, और सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जिला तो वो भी बालाघाट है। सर्वाधिक खुले वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ है, तो वो श्योपुर में है। तो सघन भी बालाघाट में है और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी बालाघाट में है। ठीक है, और भी जिले आएंगे, जैसे न्यूनतम सघन वन कहाँ है, तो वो उज्जैन में है, या न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो उज्जैन है। अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है वो मैंने बताई है, किस प्रकार के वन है, रिपोर्ट के अनुसार क्या स्थिति है वर्तमान में, यहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो इसको बड़े अच्छे से देखिएगा आप। अभी तक जो भी हुआ है हमारा, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो है वन व्रत, क्या है वन व्रत, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है उसको कुल 16 वन व्रतों में बांटा गया है। 16 वन व्रतों में बांटा गया है। ठीक है, दो दो तीन तीन जिले मिला के क्या है, एक वन व्रत घोषित किया गया है। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश में कुल कितने वन व्रत हैं, 16 है। वन व्रत का प्रमुख अधिकारी होता है वन संरक्षक, वन संरक्षक। ठीक है, एक वन व्रत के अंतर्गत 1 से लेकर 4 वन मंडल आते हैं, यानी वन मंडल से ऊपर की इकाई क्या है, वन व्रत। वन मंडल से ऊपर की इकाई क्या है, वन व्रत। तो वन व्रत कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में, 16 है, जिसमें से सबसे बड़ा वन व्रत जो है खंडवा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जबलपुर है, तीसरे नंबर पर रीवा है। फिर देखते हैं अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले। तो अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले देख लेते हैं, यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो बालाघाट में है, दूसरे नंबर पर छिंदवाड़ा है, तीसरे नंबर पर बैतूल है। ये क्रम है पूरा, यानी बालाघाट हो गया, बालाघाट से हम कहाँ आए, छिंदवाड़ा, यानी हमने सिवनी छोड़ दिया है तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल। अगर इसको हम मैप में देखें तो मैप में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बड़े मैप में देख लेते हैं। ये हमारा एमपी है। हम देखते हैं कि जो ये बालाघाट है, बालाघाट के बाद हमारा छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के बाद हमारा बैतूल है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। तो सर्वाधिक वन कहाँ है, बालाघाट में, फिर दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा में, फिर तीसरे नंबर पे बैतूल में। ये क्रम है। सिवनी यहाँ से हट गया है। अगर मैपिंग करेंगे इस तरीके से, मुझे लगता है याद हो जाएगा। तो पहले नंबर पे सर्वाधिक वन कहाँ है, बालाघाट में, फिर दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा में, तीसरे नंबर पे बैतूल में। ये हो गए सर्वाधिक की बात हो गई कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। अब यहीं पर लगे हाथों न्यूनतम की बात कर लेते हैं, लगे हाथों न्यूनतम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक जिला है उज्जैन, फिर यहाँ एक जिला है शाजापुर, यहाँ एक जिला है रतलाम। इनकी बात कर लेते हैं, इनमें कैसे कैसे व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि सबसे कम जो वन है वो कहाँ है, उज्जैन में है, दूसरे नंबर पे कहाँ है, शाजापुर है, और तीसरे नंबर पे क्या है, हमारा रतलाम है। तो इस तरीके से इसका यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये भी लगातार बगल बगल वाले जिले हैं, और लगभग ये भी लगातार बगल बगल वाले जिले हैं, पड़ोसी जिले हैं। तो यहाँ पे वन क्षेत्र कम है और यहाँ पे सर्वाधिक है। ठीक है, अब क्या है, प्रतिशत के आधार पर देख लेते हैं कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है। तो हम देखते हैं बालाघाट, यानी प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों कहाँ है, बालाघाट में। लेकिन दूसरे नंबर का जो डाटा है, दूसरे नंबर का जो जिला है, यहाँ पर श्योपुर है, और वहां पर देखा हमने छिंदवाड़ा है, और तीसरे नंबर पर वहां हमारा बैतूल था, और यहाँ देखेंगे हम उमरिया है। ठीक है, तो ये बदल जाता है, इसको भी मैपिंग कर लेते हैं अपन। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि यानी हम प्रतिशत में देख रहे हैं कि प्रतिशत में वन क्षेत्र कहाँ है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा कौन सा हो गया, बालाघाट, ये फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा नंबर कहाँ गया हमारा, श्योपुर में। फिर तीसरा नंबर कहाँ गया हमारा, उमरिया में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैपिंग कर ली है इसकी, इस तरीके से हमने इसकी मैपिंग कर ली है कि बालाघाट में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर भी बालाघाट पहले नंबर पे है, और वन क्षेत्र प्रतिशत में दूसरे नंबर पर श्योपुर आ जाता है, और वन क्षेत्र प्रतिशत में तीसरे नंबर पे उमरिया आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम प्रतिशत के आधार पर समझे हैं, ये हम
वन क्षेत्र के आधार पर समझे हैं, अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर समझे हैं, और ये न्यूनतम हो गया। और यहाँ पे प्रतिशत में भी कोई अंतर नहीं है, प्रतिशत में भी यही है, यानी क्षेत्रफल और प्रतिशत में यही क्रम है, यानी प्रतिशत में भी उज्जैन है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या है हमारा शाजापुर आएगा, और तीसरे नंबर पे हमारा रतलाम आएगा। यही क्रम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यहां से मान के चलो एक प्रश्न जो है परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है, कि सर्वाधिक वन क्षेत्र, न्यूनतम वन क्षेत्र, या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, है ना, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन वन, ये कहाँ है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, जिस तरीके से वन वृत्त देखा, सर्वाधिक मतलब बड़ा वन वृत्त जो है हमारा खंडवा है, इसी में हम देखेंगे कि सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, होशंगाबाद है। कौन सा है, होशंगाबाद है। दूसरे नंबर पे इंदौर है, तीसरे नंबर पे बैतूल है। ठीक है, वही क्रम जो मैंने समझाया मैप में, ये वो आ गया है, फिर ये इस तरीके से प्रतिशत में भी आ गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से जो है हमारे मध्य प्रदेश में, यानी सबसे छोटी वनों में देखेंगे तो वन ग्राम होते हैं, तो वन ग्रामों की संख्या कितनी है, यानी इसको इस तरीके से हम अगर पिरामिड बना लें, तो सबसे नीचे के लेवल पे क्या है, वन ग्राम है, वो कितने हैं, 925 हैं। फिर हम देखेंगे कि वन ग्राम से नीचे जो है उपवन क्षेत्र आते हैं, इसके नीचे आएगा ये वाली इकाई, उपवन परिक्षेत्र, और ये कितने हैं, 1871। फिर इसके ऊपर देखेंगे वन परिक्षेत्र आ जाएंगे, वो कितने हैं, 473, 473। फिर इसके ऊपर हैं उपवन मंडल, उपवन मंडल है हमारे 135, 135। फिर है वन मंडल, तो वन मंडल कितने हैं, 63। और वन व्रत जो है वो कितने हैं, 16 है। ये क्रम है पूरा, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वन व्रत ही पूछा जाएगा कि कितने वन व्रत है। तो आप अगर ये डाटा याद नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप वन व्रत याद कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो है वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण हम देखेंगे, ये वर्गीकरण है, मतलब वर्गीकरण में हम देखेंगे कि कुछ आधारों पे इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी कुछ आधार है। जैसे पहला आधार जो है, इसका नाम है भौगोलिक आधार। इसी को भौगोलिक बोल देते हैं, इसी को प्राकृतिक बोल देते हैं। तो भौगोलिक प्राकृतिक आधार पे जो है वो मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा गया, और जितने भी आधार होंगे उन सबको 3 भागों में ही बांटेंगे। उन सबको 3 भागों में ही बांटेंगे। तो हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा कि प्रजाति के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, वन विभाग के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, इस तरीके से कितने भागों में मध्य प्रदेश के वनों को बांटा गया है। तो सबका आंसर क्या होगा, 3। तो ये उत्तर आपके लिए कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसमें 3, यानी प्राकृतिक आधार पर जो हम देखते हैं, जिसे भौगोलिक आधार भी कह दिया है, इसमें देखते हैं तो कितने भागों में बांटा है, 3। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पूर्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है ना। तो इसकी भी मैपिंग करते हैं अपन। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इनको जो है वर्षा के आधार पर बांटा गया है, यानी भौगोलिक आधार है उसका अगर मेन बेस देखा जाए कि किस बेस के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, तो बेस है वर्षा, रेन है हमारी। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जो है वो वर्षा होती है, यानी ये हमारा शिवनी है आखिरी, और यहाँ उमरिया हो गया, और ये यहाँ सीधी हो गया। तो बाकी के अंदर वाले जिले, यानी ये अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया, सिंगरौली हो गया, डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ जबलपुर का क्षेत्र हो गया, और ये बालाघाट हो गया। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा जो है 125 प्लस होती है, यानी 125 से ऊपर होती है ना। यानी 100 से लेके अपन एवरेज ले तो 100 से लेके 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो जहां इतनी वर्षा हो रही है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, ज्यादा वर्षा हो रही तो आर्द्र, यानी गीला क्षेत्र रहेगा, गीला क्षेत्र रहेगा। इसीलिए यहाँ के वनों को क्या बोलेंगे अपन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब ये बार बार एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय
पर्णपाती वन। ये शब्द आपको बार बार तीनों में दिखाई देगा। उष्णकटिबंधीय इधर यहां जुड़ गया है आर्द्र पर्णपाती वन, और यहां देखेंगे हम तो इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय पूर्ण पर्णपाती वन, और इधर देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये बार बार शब्द आ रहा है, तो इसको समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ग्लोब है यानी पृथ्वी है जो हमारी, तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जैसे हम देखें ये जो है हमारी, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर कह देते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोल देते हैं इसी को। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जाते हैं उत्तरी अक्षांश में, तो इसको बोल देते हैं हम कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में 23.5 आते हैं तो इसको बोल देते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, गर्म होता है, यानी सूर्य का जो दोलन है, सूर्य यहां से लेके यहां तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता है, तो सूर्य का दोलन यहां से यहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्षेत्र कैसा रहता है, गर्म, और गर्म को ही क्या बोलते हैं, उष्ण। तत्सम देखा जाए तो गर्म का क्या है, उष्ण है। तो उष्ण है, फिर देखते हैं दूसरा शब्द है हमारा कटी। तो कटी का मतलब होता है कमर। तो हम देखेंगे ये पृथ्वी की कमर है बीचों बीच, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, पृथ्वी की कमर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कटी। और फिर देखेंगे कि इस पे काल्पनिक रेखा खींची गई है जो एकदम बेल्ट नुमा है ना, ऐसा एक बेल्ट है, तो इसको बोल देते हैं बंध। बंध का मतलब है बेल्ट। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, ये उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध यानी ये गर्मी वाला क्षेत्र है, और ये क्या है, कटी यानी पृथ्वी की कमर है ये पूरी, कर्क रेखा से मकर रेखा तक की, और इसको एक बेल्ट नुमा ये हमने रेखाएं खींची हैं, ये बांधे हुए हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोल देते हैं, उष्ण कटिबंध। फिर हम देखते हैं कि पर्णपाती। पर्णपाती का अर्थ क्या है, तो पर्णपाती का अर्थ होता है पर्ण यानी पत्ता, पत्ती, पाती यानी गिराना। ठीक है, पतझड़। ठीक है, पत्तों को गिराना, तो ये है। अर्थात जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां जो वन है वो लगभग कैसे होंगे, आर्द्र वन होंगे, यानी यहाँ के वनों में जो ज्यादा पानी वाली जो क्या है मतलब प्रजातियां होती हैं वही उगेंगी यहाँ पे, तो ज्यादा पानी वाली। तो ऐसे क्षेत्रों के जो वन होते हैं, वन की जो प्रजातियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने जो पत्ते हैं वो एक साथ खाली नहीं करते, यानी एक साथ गिराते नहीं, एक साथ पतझड़ नहीं आता है पूरे वनों में। ठीक है, यानी कुछ पत्ती आती रहती हैं, कुछ गिरती रहती हैं, ये क्रम चलता रहता है, एकदम पूरे वन खाली नहीं होते। लेकिन हम देखेंगे हमारे इंदौर और आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे देखेंगे इस समय पतझड़ का इलाका है। हम देखेंगे वनों में जाएंगे, अगर हम रास्तों से निकलते हैं तो दिखते हैं हमें पेड़ पौधे, लगभग सारे पेड़ लगभग खाली हो चुके हैं, यानी पतझड़ आ चुका है, और वन बिल्कुल कैसे दिखते हैं, उजाड़ से वन दिखते हैं। ठीक है, तो उनका मतलब है यानी पूर्ण पर्णपाती वन, अर्थात ऐसे वन क्षेत्र, मतलब वन क्षेत्र जिसमें पाई जाने वाली क्या है, पेड़ पौधों की प्रजातियां जो एक साथ अपने पत्ते गिरा देती हैं। जैसे हम नीम देखेंगे तो एकदम पूरा खाली हो जाता है पूरा। हम सागौन देखेंगे, सागौन में बिल्कुल एकदम सारी पत्तियां गिर जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन वनों को कहेंगे अपन पूर्ण पर्णपाती, यानी पूरी पत्ती एक साथ गिरा देते हैं। फिर देखेंगे शुष्क पर्णपाती, अर्थात यहाँ वर्षा कम होती है, तो यहाँ के जो वन है कैसे, शुष्क है। तो शुष्क का मतलब है वर्षा कम होने के कारण इनके वनों में ज्यादातर जो प्रजातियां होती है वो कांटे वाली प्रजातियां होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कटीले वन पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, कटीले वन पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे इस क्षेत्र में वर्षा कितनी है, 100 से 125। फिर हम देखेंगे इस क्षेत्र में 75 से लेके 100, तो यहाँ पे पूर्ण पर्णपाती वन। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 50 से लेके 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है ये वाले इलाके में, तो इसीलिए यहाँ के वनों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उम्मीद है मैप पे आपको समझ में आया होगा। अब इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं यहाँ पर। तो डिटेलिंग में देखते हैं, वर्षा जो है 100 से लेकर 150, लेकिन 150 की जगह आप 125 करना। ठीक, क्षेत्र जो है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, और सिवनी भी जुड़ जाएगा इसमें। ठीक, तो जो हमने मैप में समझे थे वो जिले हो गए इसमें। अब देखते हैं प्रमुख वृक्ष जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो साल सर्वाधिक इस क्षेत्र में जो पाया जाता है साल, इसीलिए प्रजाति के आधार पर यहाँ के वनों को साल प्रजाति के वन कहेंगे। देखेंगे सागौन भी होता है, बांस भी होता है, और अन्य जितने भी पेड़ पौधे आप लोग जानते होंगे वो लगभग सब होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नीम, बबूल, शीशम सब होगा इधर। ठीक है, और महुआ, महुआ मध्य प्रदेश के हर जिले में मिलेगा अपन को। ठीक है, तो अब आते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्ण पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कह देते हैं।
यहाँ पे जो वर्षा है 75 से लेके 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो है ये वर्ष में एक बार सारे पत्ते गिरा देते हैं यहाँ के वन। ये जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, निमाड़ 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 बोले तो पूरा निमाड़, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और पूरा मालवा वाला जो क्षेत्र है वो पूरा पूरा इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, आप देख लेते हैं, पूरा मालवा नहीं आएगा इसमें, यानी हम देख लेंगे यहाँ से सीहोर से इधर वाला क्षेत्र, यानी सीहोर रायसेन वाला जो क्षेत्र है ये काय में आएगा, इसमें आएगा। लेकिन सीहोर से इधर यानी देवास हो गया, इंदौर हो गया, धार हो गया, उज्जैन हो गया, ये इसमें नहीं आएगा, है ना। तो मालवा की जगह सीहोर उसके पूर्वी वाला क्षेत्र है। ठीक, ये सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन क्षेत्र है, अर्थात भौगोलिक आधार है हमारा। फिर देख लेते हैं यहां से जो लकड़ियां निकलती हैं, इमारती लकड़ियां, और इमारती लकड़ियों में सबसे इमारती लकड़ी है सागौन। कौन सी है? सागौन। तो सागौन यहाँ के वनों में बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्या है, तो यहाँ पे बांस भी है ना, महुआ भी है, खैर भी है, हर्र भी है, बहेड़ा भी है, आंवला भी है ना, आम है, नीम है, इस तरीके के वनों में यहाँ पे क्या है, प्रजातियां हैं। ठीक, फिर आते हैं, और हाँ, इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे हमको क्या है, चंदन भी मिलता है। क्या मिलता है? चंदन भी मिलता है। काला वाला चंदन, बाहर से देखने पे काला है, जब वो अंदर से पक जाता है तो व्हाइट हो जाता है, हल्का सा गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो चंदन हमारे मालवा में बहुत अच्छी मात्रा में है। फिर आते हैं कटीले वन। कौन से आते हैं? कटीले वनों में आते हैं। तो कटीले वनों में यानी जिसको शुष्क वन कह देते हैं, यानी जो वर्षा है ना 75 सेंटीमीटर से कम, यानी 50 से ऊपर, 75 के बीच में, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे इसमें? तो चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, है ना, ग्वालियर में ही शिवपुरी आता है, रतलाम, मंदसौर, गुना, है ना, इंदौर, धार, अलीराजपुर, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, ये जो है रतलाम, ये पूरे पूरे जो क्षेत्र हैं इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इनको हम मैप में समझे थे, अगर आपको जिले यहाँ समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये पूरा पूरा इससे ऊपर वाला ये, यानी ये टीकमगढ़ है और ये सीहोर टिलिया है बीच में, तो इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र ये पूरा पूरा जो है, ये पूरा पूरा ये जो है कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो यहाँ के वनों में जो है तो स्पेशली कांटे वाले पेड़ पौधे ज्यादा दिखाई देते हैं। स्पेशली हम उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे कि जो ग्वालियर और चंबल संभाग है वहां पे इसकी बहुतायत है। बबूल, हर्रा, पलाश, कैक्टस, शीशम, ठीक है, इस तरीके के पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो है हमारा प्रशासनिक आधार पे, यानी एक आधार कौन सा मिलेगा हमको? प्रशासनिक। तो दूसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? प्रशासनिक आधार है। तो प्रशासनिक आधार पे हम देखते हैं कि किस तरीके से बांटा है। तो प्रशासनिक आधार पे पहला देख लेते हैं हम आरक्षित वन। क्या है? आरक्षित वन। तो वन अधिनियम 1927, वन अधिनियम 1927, यानी अंग्रेजों के समय बन चुका था ये अधिनियम, अंग्रेजों के समय बन चुका था वन अधिनियम 1927। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुए हैं, एक टुरिया जंगल सत्याग्रह है और एक घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह है, और 1930 में होते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। क्यों होते हैं? क्योंकि इस एक्ट के तहत जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे वनों के अधिकार छीन लिए थे। तो इसके विरोध में ही जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए हैं इस एक्ट के विरोध में ही हुए हैं, है ना। तो इसको जरूर याद रखना आप, ये मेंस में भी काम में आएगा। और हम जब क्या है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो उस आंदोलनों में देखेंगे तो एक जंगल सत्याग्रह भी होगा जिसकी पृष्ठभूमि कौन बनाता है? वन अधिनियम 1927, ठीक है। इसके तहत जो है आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, और जो क्षेत्र है उनको बोलते हैं अवर्गीकृत क्षेत्र, ठीक है। तो 3 डिवीजन इसके भी हैं जिसमें से आरक्षित है। तो आरक्षित क्या होते हैं तो वो समझ लेते हैं सबसे पहले। यानी हम देखेंगे कि कोई ये वन क्षेत्र है, मान लो ये वन क्षेत्र है, इसमें कोई विशेष प्रकार की प्रजाति है जो पाई जाती है और एकदम कैसी कंडीशन पे पहुंच चुकी है, वो विलुप्त, यानी अगर इसको बचाया नहीं गया, इसको संरक्षित नहीं किया गया तो ये इस धरती से खत्म हो जाएगी, उस वन क्षेत्र से, उस क्षेत्र से खत्म हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या करेगी सरकार? तो इसकी क्या है, सबसे पहले तो बाउंड्री कर देगी, बाउंड्री नहीं करेगी तो इसको क्या है, पूर्णतः प्रतिबंधित कर देगी। तो पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र अर्थात ना तो आप इसमें जा सकते हैं, ना इससे लकड़ी काट सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, ना
पशु चरा सकते हैं, ना सूखा चारा ले सकते हैं, ना वनोपज ले सकते हैं, तो कुछ नहीं ले सकते, यानी पूर्णतः प्रतिबंधित, मानव के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं आरक्षित क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? आरक्षित क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे कि कुल आरक्षित क्षेत्र जो है हमारा 65.2% है। यानी मध्य प्रदेश में अगर प्रशासनिक आधार पर वन देखें तो सर्वाधिक वन कौन से पाए जाएंगे? तो आरक्षित वन, उनका परसेंटेज कितना है? 65.2%। ठीक है, अब देखते हैं इसी आधार पर कि सर्वाधिक आरक्षित जो वन है वो कहाँ है? तो खंडवा वन वृत्त के अंतर्गत। और न्यूनतम आरक्षित वन कहाँ है? तो छतरपुर वन वृत्त के अंतर्गत। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है? खंडवा। और न्यूनतम आरक्षित वन कहाँ है? छतरपुर। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सब इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है? प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी क्या है? और क्षेत्र होते हैं, जैसे आपने क्या है सड़कों के किनारे देखा होगा, उनमें लिखा रहता है कि ये आरक्षित वन क्षेत्र है, सड़कों के किनारे वाला एरिया, और उसमें बागड़ कर देते हैं, अर्थात तार फेंसिंग कर देते हैं उसमें, और उसमें पूर्णतः प्रतिबंधित, यानी पशु भी नहीं चरा सकोगे आप और इत्यादि चीजें नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई विशेष प्रजाति है जिसको बचाना है, अगर वो संरक्षित नहीं किया गया तो प्रजाति उस क्षेत्र से विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो संरक्षित क्षेत्र क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने समझा था आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र में मान लो कि कोई प्रजाति के मात्र कितने हैं? 5 पेड़ बचे हैं या पौधे बचे हैं। कितने बचे हैं? 5। लेकिन अब उसमें क्या क्या कर दिया हमने? पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। अब ये 5 से कितने हो चुके हैं? 500 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 500 हो चुके हैं। तो अब क्या है, उसको सरकार थोड़ा सा उसमें ढील दे देगी। सरकार क्या दे देगी? उसमें ढील दे देगी, यानी लोगों के लिए उसको खोल देगी। लेकिन कैसे खोलेगी? कि आप उसमें भ्रमण कर सकते हैं, सूखी लकड़ी ले सकते हैं, चारा ले सकते हैं इत्यादि, लेकिन वहां के वनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी आप क्या है, आप शिकार कर रहे हैं या वनों को काट रहे हैं, इस तरीके के कार्य नहीं कर सकते। और ये भी क्या रहेगा? अनुमति से। सरकार आपको अनुमति देगी कि आप इस तरीके से, तो उस क्षेत्र को कहेंगे अपन संरक्षित, अर्थात जहां पे विलुप्त प्रजाति को हमने संरक्षित कर लिया है, बचा लिया है, तो सरकार उसमें ढील दे देगी, तो ढील देने के बाद वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो संरक्षित क्षेत्र जो है वन क्षेत्र का 33% है, और सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र जो है वो कहाँ है? इंदौर में, और न्यूनतम संरक्षित क्षेत्र जो है वो खंडवा में। ठीक है, ये डाटा है हमारा। राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हम अनुमति दे देते हैं, जो क्या बफर जोन होता है उसका, तो बफर जोन में हम क्या है, भ्रमण के लिए, पर्यटन के लिए है अनुमति दे देते हैं। आते हैं अवर्गीकृत, अर्थात वे वन जो इन दोनों में नहीं है, इन दोनों कैटेगरीज में शामिल नहीं करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? अवर्गीकृत। और ये लगभग 2% है, 0.3% करके आता है, लगभग 2% है। इस तरीके से ये अब है प्रजाति के आधार पर क्षेत्र का वर्गीकरण। दूसरा, तीसरा जो आता है हम देखेंगे यहाँ पे प्रजाति, क्या देखेंगे हम? प्रजाति। तो प्रजाति के आधार पर हम बांटेंगे, तो प्रजाति के आधार पर यहाँ हमने देखा था, समझा था, ये साल, सागौन और मिश्रित, इस तरीके से 3 डिवीजन करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे प्रजाति के आधार पे। तो प्रजाति के आधार पर ये देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सालवन, सागौन वन, दूसरा सालवन और तीसरा मिश्रित। ठीक है, इस आधार पर बांटे जाते हैं। जहां भी एक प्रजाति की 20% या इससे ज्यादा संख्या है, तो उस क्षेत्र को उस प्रजाति का नाम दे देंगे। जैसे अगर हम देखें ये सालवन कहाँ है, तो हम इसका मैप देखते हैं। तो मैप में हम देखेंगे, ये हमारा एमपी का मैप हो गया, और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मंडला, और ये हो गया सीधी, और ये हो गया उमरिया। तो यहाँ से ये बाउंड्री खींच देते हैं अपन, ऐसी बाउंड्री खींच देते हैं। तो इसमें भी जिले, यानी सिंगरौली भी आ गया है, शहडोल भी आ गया है, और यहाँ पे अनूपपुर भी आ गया है, और डिंडौरी भी आ गया है। तो ये जो जिले हैं, इन जिलों के जो वन हैं वो कैसे हैं? साल प्रजाति के वन हैं, अर्थात यहाँ के वनों में 20% या इससे अधिक जो प्रजाति है वो कौन सी है? साल है। इसीलिए इस क्षेत्र के वनों को क्या बोल दिया है? साल प्रजाति के वन। और यहाँ हम देखेंगे, ये हमारा हो गया सिवनी, ठीक है, और ये हो गया बैतूल, और ये हो गया होशंगाबाद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये थोड़ा सा खंडवा
खंडवा से लेके सिवनी और ऊपर होशंगाबाद तक का ये क्षेत्र जो है, यहाँ के वनों में सर्वाधिक सागौन के वन है। इसीलिए इन वनों को क्या कह दिया है हमने, सागौन प्रजाति के वन। और बाकी जितना भी जगह बची हुई है, यहाँ पे कोई भी एक प्रजाति 20% से अधिक नहीं है, अर्थात सभी प्रजातियां बराबर मात्रा में लगभग, इसीलिए इसको बोल देंगे अपन मिश्रित। तो ये समझ में आ रहा है हमको, सर्वाधिक क्षेत्र पे प्रजाति के आधार पे कौन से वन होंगे, तो मिश्रित वन होंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे जो दिखाई दे रहा है वो सागौन होंगे। तो सागौन का जो परसेंटेज है वो देख लेते हैं, और साल का परसेंटेज है वो देख लेते हैं। तो सागौन जो है, ये जो डाटा है 2021 के अनुसार है, 2021 की गणना के अनुसार। तो मध्य प्रदेश में साल प्रजाति के वन कितने हैं, 19.36% है ना। इसी को अपन औसतन कितना बोल देंगे, 20। और ये आया हुआ है 2019 प्रीलिम्स में, ठीक है। यानी 20 क्या है, 20% है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट थी तो उसके अनुसार हमारे पास थे ये 17.8%। कितना था, 17.8%। और जो साल प्रजाति के वन है वर्तमान में, यानी 21 के अनुसार कितने हैं, 4.15। लेकिन इससे पहले की जो रिपोर्ट थी उनके अनुसार था 16.5। यानी साल प्रजाति के वनों में बेतहाशा कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। और सागौन प्रजाति के वनों में वृद्धि हुई है। और बाकी जो बचा हुआ मिश्रित है वो 76% के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो परसेंट है ये आपको याद करनी है। तो 19.36 हमारी सागौन का है, और साल जो है 4.15 है। और एक पुराना डाटा भी याद रखेंगे आप, पहले सागौन 17.8 था और साल जो था 16.5 था। तो कमी वृद्धि वो पूछेंगे कि सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, वृद्धि किसमें हुई है, तो ऐसे करके। लेकिन ये जो प्रश्न है आते ही आते हैं परसेंटेज वाली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है आपके लिए, जिसे आपको याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने देख लिए हैं साल प्रजाति के वन, और है ना। अब है वन संपदा। तो वन संपदा को हम क्या है देखेंगे, स्पेशली हम देखेंगे कि मुख्य वन संपदा। तो मुख्य वन संपदा में हम देखेंगे, तो मुख्य वन संपदा में हमारी जो है, वन संपदा का मतलब है जो वनों से प्राप्त हो रही चीज है हमारे लिए। वन मतलब क्या है, वृक्षों से प्राप्त हो रही है, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से प्राप्त हो रही जो चीजें है वो हमारी वन संपदा होगी। लेकिन वनों से हमें क्या है, खनिज भी मिलते हैं, लेकिन खनिज हमारी वन संपदा नहीं है, क्योंकि जमीन से खुद के निकाले गए हैं, वो अलग है ना। तो वन संपदा क्या है, जो हमें वनस्पति से प्राप्त हो रही है। वन संपदा क्या है, जो हमें वनों से प्राप्त हो रही है, तो वो देखेंगे हम, ठीक है। तो मुख्य में जो है साल आ जाता है, सागौन आ जाता है, और बांस आ जाता है। ये हमारी मुख्य वन संपदा है। क्या है, हमारी मुख्य वन संपदा है। और इससे इतर जो भी प्राप्त होती है चीजें, वो क्या है, हमारी गौण वन संपदा है। तो हम देखेंगे सागौन। तो सागौन का परसेंटेज वगैरह सब देख लिया है, लेकिन सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सागौन बहुतायत में पाया जाता है, तो हो सकता है पूछा जाए आपसे कि सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है। तो वानस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, बॉटनिकल नेम। अब देखते हैं किस फैमिली का है। तो ये चीजें याद नहीं रखनी है हमें कि क्या परसेंटेज है, ऐसा बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ से प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक जो सागौन है हमारे होशंगाबाद का जो बोरी घाटी है, वो सागौन के लिए भी जाना जाता है और बांस के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, सागर, दमोह इत्यादि ये जिले। लेकिन जो बैतूल है, बैतूल में बहुत अच्छी मात्रा में सागौन पाया जाता है, और यहाँ के सागौन को ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है, इन उच्च क्वालिटी का सागौन है। और सागौन के लिए यहाँ पे बहुत सारे युद्ध हुए हैं स्वतंत्रता के लिए। आप लोगों ने देखा होगा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी घोड़ा डोंगरी पे क्या है, स्टेशन पे क्रांतिकारी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं हमारे, जिसमें विष्णुगुण आपने नाम सुना होगा। तो वो, तो बैतूल का सागौन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा सागौन है। और आपको बता दें कि अंग्रेज जो है हमारे मध्य प्रदेश में स्पेशली सागौन के लिए आते हैं। इसके लिए आते हैं, साल सागौन के लिए, स्पेशली सागौन के लिए आते हैं, क्योंकि सागौन जो है सिर्फ भारतीय महाद्वीप में पाया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन क्षेत्रों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सागौन मिलता है। इसके अलावा विश्व में कहीं सागौन नहीं है ना। तो सागौन की लकड़ी लेने के लिए आते थे, क्योंकि सागौन से क्या है, पानी के जहाज बनाए जाते थे, इमारती लकड़ी है, फर्नीचर बनाए जाते थे। और जिन्हें भी क्या है टिकाऊ बनाना है, तो सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। आज भी इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो घरों में सागौन की लकड़ी का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। और अपन लोग भी जब सोफे वगैरह खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि सागौन का है कि दूसरी लकड़ी का है। तो जब सागौन का होता है तो उसका जो मूल्य है वो ज्यादा होता है, ठीक है।
और उसी को हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, सागौन की ही हमें क्या है, फर्नीचर चाहिए। ठीक है। और हमारी जो भारतीय सागौन है, म्यांमार को उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था, यानी म्यांमार को अंग्रेजों ने क्या है बहुत पहले आजाद कर दिया था, क्योंकि म्यांमार से चीजें नहीं मिलती, क्योंकि म्यांमार से चीजें क्या लेते थे, सागौन। तो सागौन, म्यांमार का जो सागौन है उसकी लाइफ है 70 से 80 साल, लेकिन भारत का जो सागौन है, स्पेशली मध्य प्रदेश वाला एरिया का जो सागौन है, उसकी लाइफ है 200 से 300 साल। तो वो 70 से 80 साल चल पाएगा और हमारा 200 से 300 साल चल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, म्यांमार को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि वहां से ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं था, भारत से ज्यादा प्रॉफिट था, इसीलिए भारत को 1947 तक लेके गए वो। ठीक है। तो एक कारण उसमें सागौन भी है, और सागौन मध्य प्रदेश में बैतूल वाला जो क्षेत्र है उसमें अच्छी क्वालिटी का सागौन मिलता है। ठीक है। उपयोग क्या है, तो उपयोग हम देखते हैं जितने भी फर्नीचर होते हैं सब है। ठीक है। और स्पेशली पहले सागौन का प्रयोग ये मतलब ये लोग क्या है, स्लीपर बनाने के लिए करते थे। अब जो स्लीपर क्या होता है, तो स्लीपर आपने देखा होगा, जो ट्रेन है, ट्रेन की पटरियां जिसपे कसी होती थी, पहले वो लकड़ी के बनाए जाते थे, आजकल कंक्रीट के बनाए जाते हैं, उनको स्लीपर कहते हैं। तो स्लीपर के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग, क्योंकि क्या है, लकड़ी नीचे सड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए क्या है, सागौन लगाया जाता था। सागौन इतना जल्दी सड़ता नहीं था, अच्छी लाइफ थी उसकी, इसलिए स्लीपर में प्रयोग किया जाता था सागौन। ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं हम, साल। तो साल कितना परसेंट है उसकी बात हो चुकी है, लेकिन साल का जो वैज्ञानिक नाम है, सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। बाहुबली वाली जो साइन लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा, तो ये वही सोरिया रोबोस्टा है। ठीक है। अब जो है कहाँ पाया जाएगा, तो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, सीधी, शहडोल इत्यादि जिलों में ये पाया जाएगा। और इससे भी स्लीपर बनाए जाते थे, और ये भी इमारती लकड़ी है, लेकिन इसका प्रयोग जो है अन्य चीजों में भी होता है। जैसे हम कहें कहाँ, तो आप लोगों ने धूप बत्ती, अगरबत्ती सुना होगा। तो धूप बत्ती जो है वो साल की जो छाल होती है, लकड़ी होती है, उसके बुरादे से बनाई जाती है धूप बत्ती। तो धूप बत्ती जो है इससे बनाई जाती है। ठीक है। ठीक है। साल में जो है एक कीट लगता है जिसे बोरार कीट कहते हैं, बोरार कीट कहते हैं। इससे बचाना पड़ता है, क्योंकि ये कीट लग गया तो पूरे साल को खत्म कर देता है, साल के पेड़ को खत्म कर देता है, ऐसा हो चुका है सरकार के साथ। चलिए, तो तीसरा वाला जो मुख्य वन संपदा है हमारी, कौन सी, बांस। तो बांस का वानस्पतिक नाम क्या है, डेंड्रोकैलेमस स्टिक, डेंड्रोकैलेमस स्टिक, लेकिन ये प्रजाति का नाम है, वानस्पतिक नाम नहीं है। तो डेंड्रोकैलेमस, इस प्रजाति के ही बांस हमारे मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं। और जो बोरी घाटी है, बोरी घाटी कहाँ है, यानी हमारे होशंगाबाद जो हमने देखा था, होशंगाबाद में पचमढ़ी में है बोरी घाटी। तो बोरी घाटी जो है, तो बोरी घाटी में क्या पाया जाता है, बांस बहुतायत में पाया जाता है। फिर मंडला, बालाघाट, बैतूल, सिवनी, जबलपुर, शहडोल, उमरिया इत्यादि जिलों में भी ये पाया जाता है ना। और बांस का प्रयोग स्पेशली हम क्या है, बांस से हस्तशिल्प की जितनी भी चीजें हैं, जैसे टोकरी वगैरह, खिलौने वगैरह इत्यादि चीजें हैं। और बांस हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर आखिरी तक है, यानी जीवन की शुरुआत जब हम आते हैं जमीन पे, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, तो धीरे हम चलने लगते हैं, तो देखते हैं कि बांस की गाड़ी बनाई जाती है हमारे लिए खेलने के लिए स्टार्टिंग में। आजकल तो अपन लोग बॉकर वाले जमाने के हैं, लेकिन पहले बांस की लकड़ी से क्या है, बांस से गाड़ी बनाई जाती थी, 3 पहिए वाली। आप लोगों को जो पुराने होंगे, आप लोगों को जरूर पता होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रयोग होती है, तो वैसे ही होती थी। और हम जानते हैं कि हमारा अंत भी क्या है, बांस से होता है, यानी बांस से ही चीजें बना के उसके ऊपर बैठा के आपको ले जाया जाता है, लिटा के। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आगे नहीं बढ़ते उस चीज पे। चलिए, ठीक है। बाकी में क्या है, कागज बनाया जाता है, यानी कागज की लुगदी है तो इससे ही बनती है, इससे ही कागज बनता है। फिर टोकरी, चटाई, छप्पर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये बांस है। अब देख लेते हैं इसके अलावा और कौन से वृक्ष हैं, तो खैर है ना, खैर है जिसको खेजड़ा कह देते हैं अपन, यानी खैर अलग है, खेजड़ा अलग है। खैर जो है, खैर से कत्था बनाया जाता है, जो पान में जो कत्था लगता है वो कत्था कैसे निकाला जाता है, खैर से निकाला जाता है। और इसके संबंध में कारखाने जो है शिवपुरी और बानमौर में है, खैर से कत्था बनाने के कारखाने। ठीक है। औषधि वृक्ष है खैर। अब आते हैं तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम है डायस्पायरोस मेलेन ऑक्सिलोन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में तेंदुपत्ता है, लेकिन अगर बात की जाए कि सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, तो जो हमारा सतपुड़ा और विंध्याचल का जो स्पेशल ये वाला एरिया है, ये तो यहाँ ये बहुत आयात में है।
यहाँ ये बहुतायत में है। अन्य जिलों में भी है, जैसे हम श्योपुर में देखेंगे, शिवपुरी में देखेंगे, तो यहाँ भी बहुतायत में है, लेकिन ये जिलों में ज्यादा संकेंद्रण है हमारे तेंदुपत्ता का। तो तेंदुपत्ता यहाँ से तोड़ा जाता है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना चलाई गई थी सिंगरौली से, आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न आ सकता है। सिंगरौली से चली थी कब? 2018 में। क्या होता है चरण पादुका योजना के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत जैसे महिलाएं अगर तेंदुपत्ता तोड़ने जा रही हैं तो उनको चप्पल दी जाती है और साड़ी दी जाती है और पानी की बोतल दी जाती है, 3 चीजें दी जाती हैं। अगर पुरुष तोड़ने जा रहा है तो उसको भी पानी की बोतल और चप्पल की जगह जूते और शॉल, पुरुषों को शॉल, साड़ी की जगह शॉल दी जाती है। तो इस तरीके से चरण पादुका योजना है जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में सिंगरौली से चालू की गई थी। ठीक है, तेंदुपत्ता का करते क्या है? तो अगर आप लोगों ने बीड़ी देखी हो, और देखी गया, कुछ लोग तो स्वाद भी लिए होंगे, तो बीड़ी देखी हो तो बीड़ी के अंदर जो होता है तंबाकू भरा रहता है, लेकिन बीड़ी का जो खोल है, एक पत्ता होता है, वो पत्ता क्या होता है? तेंदुपत्ता। तो बीड़ी बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग क्या होता है? ये। इसीलिए बीड़ी बनाने के जो उद्योग हैं, जगह 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 यहाँ पे क्या है, वो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव गांव में क्या है, बीड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, अब है गोंद। तो गोंद काय काय से प्राप्त होता है हमें? तो बबूल से होता है। तो गोंद का कोई वैज्ञानिक नाम नहीं होगा, क्योंकि गोंद बबूल से प्राप्त होता है, तो बबूल का वैज्ञानिक नाम होगा। खैर से प्राप्त होता है, खैर से। छाबड़ा से प्राप्त हो रहा है तो छाबड़ा, है ना? छाबड़ा नहीं है, इसको धावड़ा कहेंगे, गलत लिख दिया है, धावड़ा मिसप्रिंट हुई है थोड़ी सी, तो धावड़ा। ठीक है, सफेद गोंद होता है, स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली इसी गोंद को ज्यादा महत्व दिया जाता है और महंगा भी होता है धावड़ा। ठीक है, मालवा में बहुत अच्छे से पाया जाता है धावड़ा। फिर देखते हैं बबूल, खैर और अन्य जितने भी जंगली पेड़ पौधे होते हैं, सबसे गोंद की प्राप्ति होती है, लेकिन खाने के लिए हम क्या है, धावड़े का प्रयोग करते हैं, खैर का प्रयोग करते हैं और बबूल का प्रयोग करते हैं। इनकी गोंद का प्रयोग करते हैं खाने के लिए। बाकी हम क्या है, उद्योगों में, जैसे आपने देखा होगा गोंद जो फोटो चिपका देते हैं अपना, वो भी तो गोंद होता है, तो वो हमें अन्य पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, और गोंद मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों से प्राप्त होगा। काय में मतलब प्रयोग होगा इसका, तो खाद्य सामग्री यानी खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स में प्रयोग होता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग होता है। ठीक है, जितने भी क्रीम पाउडर वगैरह होते हैं उनमें गोंद का प्रयोग किया जाता है। फिर पेंट उद्योग में होता है, प्रिंटिंग प्रेस में होता है, औषधि में होता है। ठीक है, ठीक। और हमारा प्रिंटिंग प्रेस हो गया, यानी सबसे, यानी हमारा जो है किताब वाला उद्योग हो गया, क्योंकि किताबों को चिपकाने के लिए भी गोंद का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर है भिलावा। भिलावा एक वृक्ष होता है जिसका एक फल होता है ऐसे करके, छोटा सा एक जामुन जैसा फल होता है, जो एकदम रसीला होता है और उसमें कलरफुल रस रहता है। उस रस को निकाल के क्या है, स्याही बनाई जाती है। स्याही यानी इंक। जो हमारी इंक है, वो इंक काय से निकाली जाती है? भिलावा से। और ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में क्या है, इससे संबंधित उद्योग है, भिलावा से स्याही बनाने का उद्योग। ठीक है, फिर आते हैं महुआ। कहाँ आते हैं महुआ? महुआ का वैज्ञानिक नाम है लोगीफोलिया, मधुआ लोगीफोलिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में है, लेकिन स्पेशली हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ महुआ होगा। स्पेशली ये वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में महुआ ज्यादा है, इन क्षेत्र में महुआ ज्यादा है। और स्पेशली जनजातीय क्षेत्रों का संकेंद्रण भी यहाँ है। महुआ और जनजाति जो है एक दूसरे से रिलेट है, क्योंकि जनजातीय संस्कृति महुआ से शुरू होती है। यानी जो भी कुछ वहां पे अनुष्ठानिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, सबसे पहले क्या है, महुआ से बनी शराब जो होती है, जिसको अगर हम भीली भाषा में तो मऊड़ी कह देते हैं, तो उसकी धार डाली जाती है, तभी जाके अनुष्ठानिक कार्य वहां उसके बाद से ही संपन्न होते हैं। तो एक अभिन्न अंग है महुआ, और महुआ से बनी शराब जनजातीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे झाबुआ अलीराजपुर धार, ये प्रमुख है। बाकी के इन जिलों में भी क्या है, महुआ बहुतायत में है, तो महुआ। और इस टाइम जो है महुआ बीनने का समय चल रहा है, यानी महुए के फल गिर रहे हैं, उनको बीनते हैं। ठीक है, और शराब और औषधि, ठीक है, महुआ से बनाई जाती है। महुआ से क्या है, क्या है, बहुत सारी चिक्कीस आने लग गई हैं आजकल। आप लोगों ने देखा होगा, महुए से बनी मिठाई हो गई, है ना, महुए से बनी और भी चीजें होती हैं, वो हो गई, है ना। मतलब जिस तरीके से आंवला कैंडी हो गई, ऐसी महुआ कैंडी भी आने लगी है। ठीक, तो इत्यादि चीजों में प्रयोग होता है महुआ। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 4-5 महीने पहले घोषणा की थी जनजातीय क्षेत्रों में जाके कि महुआ से बनी जो शराब है, अर्थात जनजातीय क्षेत्र के लोग जो मतलब महुआ से शराब बनाते हैं, उसको भी
क्या है, मान्यता दी जाएगी, उसको भी मान्यता दी जाएगी। जिस तरीके से अगर आप लोग गोवा में गए हो, तो नहीं गए हो तो भी सुना होगा आपने, गोवा की फैनी बहुत मशहूर है ना। गोवा की फैनी काय से बनाई जाती है? काजू से। तो काजू से वहां पे शराब बनाई जाती है, उसको फैनी कहते हैं, विश्व में प्रसिद्ध है ना। हम देखते हैं वोदका, वोदका कहाँ से आया है? तो रशिया से आया है ना। तो रशिया का वोदका फेमस है। ऐसे ही इंडिया में यानी हमारे जनजातीय क्षेत्र में क्या है, महुआ है, तो इसको भी प्रमोट किया जा रहा है, इसको भी प्रमोट किया जा रहा है, जिससे, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और साथ ही क्या है, रोजगार के लिए एक प्रमुख साधन हो सकता है ना। तो एक विशेष प्रकार का एक टेस्ट है उसका भी, है ना। और जनजातीय क्षेत्र में कहा जाता है औषधि है ना, औषधि है। चलिए फिर आते हैं लाख। तो लाख क्या है? लाख एक कीट की राल होती है, यानी अपशिष्ट होता है उस कीट का, उसको क्या है, इकट्ठा किया जाता है, और उस कीट का जो वैज्ञानिक नाम है टेकार्डिया लेका, इस वैज्ञानिक नाम है, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये पलाश, कुसुम और बेर के पेड़ों पे क्या है, ये लाख के कीट पाले जाते हैं, और राल छोड़ते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद लाख से क्या क्या बनाया जाता है, उपयोग में देखेंगे, चूड़ियां हो गई, आभूषण हो गए, मूर्तियां हो गई, इत्यादि चीजें इससे बनाई जाती हैं। और लाख का एक सरकारी कारखाना है, यानी लाख से सरकारी कारखाना है, यानी लाख से चूड़ियां वगैरह इत्यादि बनाई जाती है, वो कहाँ है? उमरिया में। ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको याद रखना कि लाख का सरकारी कारखाना कहाँ है। एकमात्र सरकारी है, बाकी प्राइवेट में बहुत चलता है। तो सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया में। फिर हम देखते हैं और जो चीजें हैं कि हर्रा, यानी जिसको हम हर्राड़ बोल देते हैं, हर्राड़ को ही हर्रा बोल देते हैं। तो हर्रा जो है, हर्रा यानी त्रिफला, आपने सुना होगा, आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है त्रिफला, यानी 3 फलों का चूर्ण है। तो एक फल कौन सा होता है? आंवला होता है, आंवला। फिर जिसको अपन हर्रा कह रहे हैं, हर्रा, और एक होता है बहेड़ा। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? त्रिफला। और आयुर्वेद में इनका बहुत महत्व है। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, रोग है, उनको ये दूर करता है, अपच को दूर करते हैं तीनों, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है त्रिफला। तो त्रिफला में पहला है हर्रा। तो हर्रा का प्रयोग दवाइयां, औषधि ये हो गई, साथ में चमड़े को साफ करने के लिए, और ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, मंडला, बालाघाट, बैतूल, पन्ना इत्यादि जिलों में पाया जाता है। फिर देख लेते हैं आंवला। तो आंवला जो है मध्य प्रदेश में लगभग, आंवला जो सर्वाधिक है वो पन्ना जिले में पाया जाता है, इसीलिए पन्ना को क्या बोल देते हैं? आंवला जिला। पन्ना को आंवला जिला। इसके अलावा सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर, दमोह इत्यादि क्षेत्रों में भी क्या है? आंवला मिलता है, और औषधि पौधा है, औषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य भी जैसे आंवला की कैंडी आती है, आंवला की सुपारी आती है, इत्यादि चीजों में आंवला का मुरब्बा बनता है, आंवला का अचार बनता है। आपने हर जगह देखा हुआ आंवला का प्रयोग, ठीक है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तब भी क्या कहा जाता है कि आंवले का प्रयोग करो, आंवला में क्या होता है? विटामिन सी, ठीक है। इनके अलावा जो है और भी चीजें होती है, जैसे मध्य प्रदेश में चंदन भी पाया जाता है। मैंने बताया था मालवा के आसपास वाले क्षेत्र में क्या है? चंदन है, ठीक है। लेकिन कैसा है? काला चंदन है ना, लाल चंदन नहीं है। नहीं तो आप कहो पुष्पा मूवी वाला जो चंदन यहीं से काटा गया था, वो लाल चंदन है। अपने यहाँ जो है काला चंदन है, वो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत आयत में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज क्या क्या समझा हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वन और वनोपज हमने कंप्लीट कर ली है, यानी वनों से प्राप्त उपज वनोपज कहलाती है, वो भी हमने देख ली है। तो हमने देख लिया वन किस प्रकार, यानी किस प्रकार के वन है। तो किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, मानसूनी वन है हमारे यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि 2021 की जो वन रिपोर्ट है, उनके अनुसार मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वनों की। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर वन है, ठीक है। ये पूरी स्थिति देख ली थी। फिर हमने वन व्रत देख लिए थे कि 16 वन व्रत है। और वन व्रतों में हम देख लिए थे सर्वाधिक वन व्रत में मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा वन व्रत हमने देखा था खंडवा, और छोटा देखा था हमने होशंगाबाद। फिर क्षेत्रफल के आधार पे और प्रतिशत के आधार पे वनों का मतलब वन क्षेत्रफल हमने देख लिए थे कौन से जिले में सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? बालाघाट में। और न्यूनतम कहाँ है? उज्जैन में। ऐसे ही प्रतिशत में भी बालाघाट है और न्यूनतम में भी उज्जैन है, लेकिन इसमें दूसरा तीसरा डाटा इनमें बदल जाता है। लेकिन न्यूनतम वाले जो प्रतिशत में है और क्षेत्रफल में है, इसमें डाटा नहीं बदलता है, ठीक है। अब आते हैं, ये हमने फिर श्रृंखला देख ली थी पूरी। फिर वनों को वर्गीकरण। तो वनों को हमने क्या प्राकृतिक आधार, प्रशासनिक आधार, प्रजाति के आधार पर बांटा हुआ है। तो ये हमने देख लिया है, ठीक है। ये हमने देख लिया है। तो हमने देखा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन,
फिर पूर्ण पर्णपाती वन, फिर शुष्क पर्णपाती वन, वो देख लिया था हमने। फिर प्रशासनिक आधार पर हमने आरक्षित समझ लिया था कि आरक्षित क्या होते हैं। आरक्षित में देखा था हमने जहां जाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो। क्यों? क्योंकि वहां किसी विशेष प्रजाति को संरक्षण देना है, उसको बचाना है, और जब वो बच जाएगा तो क्या होगा, वो उसको थोड़ी सी ढील दे देंगे तो संरक्षित कहलाएगा। और जो इन दोनों में सम्मिलित नहीं है, इससे बाहर है, वो कौन से होंगे? अवर्गीकृत वन होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि प्रजाति के आधार पे हमने देख लिया था, जिसमें हमने 3 देखे थे, साल, सागौन और मिश्रित। तो साल वन जो है सर्वाधिक है, सागौन जो है सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, और साल जो है वो न्यूनतम है। ठीक है। सागौन है 19.36, ये किसकी रिपोर्ट है, और साल जो है 4.15% है। मिश्रित है, मिश्रित 76% हो जाएगा। ठीक है। मिश्रित हमें याद नहीं करना है, हमें याद करना है सागौन कितना है और साल कितना है। ठीक है। फिर वन संपदा देखी, तो वन संपदा में हमने मुख्य देखे, तो मुख्य में 3 ही थे, साल, सागौन, बांस, बाकी के जितने हैं वो गौण संपदा में आ जाएंगे। ठीक। तो साल देख लिया था हमने कहाँ पाया जा रहा है, बैतूल की साल जो सॉरी सागौन था, तो सागौन देख लिया था, बैतूल का जो सागौन है उसको आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। साल देखा तो साल हमारे पूर्वी क्षेत्र में है, साल देख लिया था। फिर हमने देखा था बांस, तो बांस हमारा बोरी घाटी जो है होशंगाबाद की, बांस के लिए जानी जाती है। ठीक है। फिर हमने खैर का वृक्ष देख लिया था, तेंदुपत्ता देख लिया था, गौन देख लिया था, बिलावा देख लिया था, महुआ देख लिया था, लाख देख लिया था। लाख के साथ रेशम भी देख लेंगे हम। क्या देख लेंगे? रेशम। तो खंडवा खरगोन वाला इलाका है, तो यहाँ पर भी क्या है, रेशम अच्छी मात्रा में होता है। और जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर भी रेशम अच्छी मात्रा में होता है। और रेशम के लिए जो उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, तो रेशम डिपार्टमेंट होता है, रेशम की नर्सरीज होती है सरकारी। ठीक है। और रेशम की प्रजातियां हैं, तो रेशम का प्रयोग हम जानते हैं धागा बनाने में किया जाता है। ठीक। फिर हर्रा, आंवला इत्यादि हमने देख लिया है। अब वन के संबंध में जितनी भी योजना है वो देखेंगे, जिसमें से एक योजना हम पढ़ चुके हैं, चरण पादुका योजना। ठीक। बाकी योजनाएं हम कल समझेंगे, और इसके बाद का जो क्षेत्र है वन संबंधी पुरस्कार क्या होते हैं वो फिर देख लेते हैं। वनों के संबंध में डिपार्टमेंट है, यानी कौन सी संस्था है जो, और वनों के संबंध में अन्य छोटे छोटे संस्थान है वो भी देखने हैं। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो इस श्रृंखला को हम कल आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, गुड डे।